हाय एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं जो बेसिक फीचर्स है। ये यूनिट 4 है आपका BPSC 132 जो है उसका यूनिट 4 है। इसका पार्ट 1 में नहीं कराया है आपको, तो आज हम असेंशियल फीचर्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। ये आप अच्छे से करके जाना, और इसमें हो सकता है असाइनमेंट में भी इसका सवाल हो, तो आप ये करके जाना। और जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है या दिसंबर में जो होगा एग्ज़ाम, उस उधर भी इसमें ये इस पर सीधे ही क्वेश्चन आएगा ना कि जो है असेंशियल फीचर्स क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, शॉर्ट में आपको देखना है सॉवरेन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, और यहाँ पे आप यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है वो देख सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप अगर देखोगे द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर इंडिया की बात करेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, सबसे बढ़ के है, ठीक है। कोई भी ना गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है, ना लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका, ना जुडिशरी इतनी इम्पोर्टेंट है जितना आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। हर कोई जो है, जितने भी जो आपके इंस्टीट्यूशंस है वो किसको आगे रख के चलते हैं, किसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। द सॉवरनिटी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सरेंडर्ड और प्लेज, तो इंडिया की जो सॉवरनिटी है, सॉवरनिटी का हो गया यहाँ पे मतलब कि जो इंडिया के पास अपनी आज़ादी, अपने फैसले इंडिया खुद ले सकती है, कोई और आके उसको नहीं बता सकता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए। हमारी कंट्री को कोई बाहर का आके कुछ नहीं बोल सकता है कि ऐसे काम करना है या ऐसे काम करना है। तो इंडिया जो है, इंडिया के लोग अपने फैसले खुद लेंगे, कोई उनको ये प्रेशराइज नहीं कर सकता है। तो इंडिया किसी के सामने झुकेगा नहीं या किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इंडिया इज़ रिपब्लिक एंड कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू अ मोनार्की, तो इंडिया रिपब्लिक है, इसको आप मोनार्की में नहीं बदला सकते हो। मोनार्की होता है किंग, जहाँ पे होता है बादशाह होता है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपका प्रेसिडेंट रहता है जो कि एक नॉमिनल हेड होता है, जिसके पास कुछ पावर्स होते हैं, जो कि ऐसे पावर्स होते हैं जो मतलब ज़्यादा ये नहीं, मतलब वो नॉमिनल होता है। नॉमिनल हेड आपको समझ आ जाएगा वो क्या होता है, उसके जो ज़्यादा पावर्स, जो मेन हेड होता है एक, देखो जो आपका प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड होगा, और जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड होगा। तो इस तरीके से, और जो लोग हैं वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने हिसाब से चुनेंगे। तो हर बार ये बदलता रहेगा, कोई ये नहीं होगा, हेरिडिटरी यहाँ पे नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ देन मेयरली प्रोवाइडिंग फॉर अडल्ट फ्रेंचाइज, तो जो डेमोक्रेसी है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रास्ता है जिससे आप चल सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डेमोक्रेसी इसलिए हमने अडॉप्ट की है कि हमें जैसे हर एक को जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको वोट देने का राइट मिलेगा बिना किसी इसके डिस्क्रिमिनेशन के, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। मतलब लोग डेमोक्रेटिक जो तरीके हैं उनको अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करें। सेकुलरिज्म एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर टू पेडिस्टल्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म हो गया यानी सारे जो मज़हब है हमारे इंडिया में सबको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। कोई स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं, आप नहीं बोल सकते हो कि ये जो रिलीजन है स्टेट का है। तो जो स्टेट को चला रहे हैं लोग, उनको सब जो रिलीजन्स है, जो हमारा इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो इस तरीके का है कि उनको सबको बराबर लेके चलना है। सारे जो मज़हब है उनको सबको रिस्पेक्ट देनी है, किसी एक को वो ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे जो स्टेट के सामने जितने भी रिलीजन्स हैं वो बराबर होंगे, और अगर किसी को नहीं भी रखना है रिलीजन, वो उसको ये कोई आप ये नहीं कर सकते हो, प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि ये रिलीजन होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो आपका जस्टिस का जो सिस्टम है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, ये सारे आपके इंडिपेंडेंट होंगे। कोई भी जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उनको नहीं बोल सकता है कि आपको ये करना है या ये करना है। तो वो फैसले लेने के लिए हमेशा आज़ाद रहेगा। और ये डेमोक्रेसी के दो पहिए हैं, जैसे साइकिल के दो टायर्स होते हैं ना, तो उस तरीके से हैं। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड विदाउट अल्टरिंग इट्स एसेंशियल्स, तो जो अमेंडमेंट्स है आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बोलते हैं लिविंग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग बीइंग बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो जिनमें, बट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आप अगर हमें लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ नया लाने की ज़रूरत है, कोई नई चीज़ जो है ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। वो हमेशा नज़र में रखना है, तो अगर वो रख के फिर आप कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक जो फीचर्स है उनको आप नहीं हटा सकते हो, उनको हटा के कुछ उनको नहीं हटा सकते हो कभी भी।
अब है आपका सबसे पहले जो फीचर है वो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन का मतलब आप ये याद रखो आज़ाद होना। ठीक है, तो अपने डिसीजंस खुद लेगा, कोई भी बाहर का आके नहीं बोल सकता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। द प्रेमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द पीपल ऑफ द कंट्री आर सॉवरेन्स। तो जो प्रेमेबल है, प्रेमेबल हो गया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका जो पहला ही पेज है जिसमें आप जो अगर आप ये बुक का कवर ही देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको वो देख के एक जो आपका प्रेमेबल है इंडिया का, जो ना कॉन्टेक्स्ट मतलब जिसमें ना बेसिक बता के है जो भी ये है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या जो पहला उसका पेज है समझो आप। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को आप खोलोगे जो पहला ही पेज आ जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मिल के हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो ये सारा है उस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो वो। अब बुक का जो बुक की जैसे आप ले लो हाथ में, तो बंद करो बुक को, आपको सामने ही दिख जाएगा इसी बुक की जो कवर है, बुक का कवर। या मैं जब वीडियो मैं करूँगी ना इसको सारा एडिट वगैरह करके मैं इस पे लगाऊंगी वो थंबनेल, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो फिर। तो वो प्रेमेबल में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि जो हमारी जो कंट्री है वो सॉवरेन है, कंट्री के जो लोग हैं वो सॉवरेन है, यानी वो आज़ाद है अपने डिसीजंस लेने के लिए। Sovereignty rests, in other words, sovereignty rests in the people and is exercised through the institutions that have been created for that purpose. और इसी के साथ साथ जो ये sovereignty है उन लोगों के पास है जो जिन लोगों को मतलब हमने खुद लोगों ने इसके लिए चुना है, मतलब इंस्टीट्यूशंस में रखा है। जैसे हमने मतलब खुद हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आके हमें बोलता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ या कुछ हूँ, या किंग है तो वो उसका बेटा ही फिर आगे हम पे रूल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी प्लेस्ड, दैट इज इंडिया कैन नॉट बी टर्न इनटू कॉलोनी और डिपेंडेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको, आज़ादी को कोई भी नहीं छीन सकता, और उसको या कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा कंट्री के लोगों के द्वारा कि जिससे अपने हमारी कंट्री की जो आज़ादी है उस पर कोई प्रॉब्लम आ सके। तो कभी भी इंडिया को यानी आप कॉलोनी, किसी की कॉलोनी नहीं बना सकते हो। जैसे कि ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, मतलब अंग्रेज़ जब आए थे उन्होंने इंडिया को कॉलोनी ही बनाया था अपनी, तो वो नहीं कोई भी कर सकता है। और हमारी जो कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। उसके बाद है आपका इन द प्रेमेबल इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट द कंट्री शैल बी रिपब्लिक एंड शैल एडर टू अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके साथ साथ प्रेमेबल में ये भी बोला है कि जो हमारी कंट्री है वो हमेशा रिपब्लिक रहेगी, और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रहेगी जहाँ पे लोग अपने जो हैं लीडर्स को खुद चुनेंगे। तो इन रिपब्लिक there is no scope for monarchy to reign over the people, but the people themselves rule the country through their elected representatives। तो अगर आप यहाँ की बात करेंगे, रिपब्लिक की बात करेंगे, जो भी कंट्री रिपब्लिक अपने आप को बोलती है, तो वहाँ पे कभी भी मोनार्की नहीं हो सकता है। मोनार्क जो मतलब ये नहीं, किंग नहीं आके रूल कर सकता है, बल्कि यहाँ पे लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, और फिर वो उन लोगों को आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं वो लीडर्स। ठीक है, तो वो लीडर्स फिर हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसके बाद है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट, तो जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, अगर आप आर्टिकल 1 देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी में आपको बता के ना यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, तो वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन आर्टिकल 1। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि इसमें पहले ही जो आपका आर्टिकल 1 जैसे स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल्स, उसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। There is also scope in the constitution to create new states as well as to admit new ones। तो हमारे यहाँ पे यानी ये बहुत सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया बना हुआ है ना, मतलब मिल के बहुत सारे स्टेट्स हैं जुड़े हुए हैं एक साथ। तो उसके बाद है जो आपका हमारे इंडिया में अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई नया स्टेट बनाने की ज़रूरत है, कोई नया स्टेट उसको नाम देने की ज़रूरत है, ऐड करना है, तो वो कर सकते हैं। नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर द फॉर्मेशन of states for the first time after independence in 1956 by bifurcating some of the then existing states on linguistic basis। तो उस टाइम पे जब पहली बार जब हमारे इंडिया में जो स्टेट्स को किया गया था, मतलब अलग बनाया गया था या ऐड किया गया था, अलग नाम दिया गया था, तो वो था सबसे पहले 1956 में। ठीक है, तो किसकी बेसिस पे किया गया था, वो लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स को अलग अलग किया गया था, उनको नाम दिया गया था। तो सबसे पहले था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
कर्नाटका और केरला। थ्रू द बाइफिकेटिंग ऑफ बॉम्बे स्टेट, महाराष्ट्र एंड, उसके बाद बॉम्बे स्टेट को भी ये किया, अलग किया, और उसमें से फिर महाराष्ट्र और जो कि बाइफिकेटिंग बॉम्बे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर फॉर्म्ड। तो उसके बाद बॉम्बे को जब ये किया, अलग किया, तो वहाँ से फिर उसके वहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात बने 2 स्टेट्स। मोर रिसेंटली इन द ईयर 2003 न्यू स्टेट्स। तो उसके बाद जो रिसेंटली 2000 की अगर बात करेंगे, उस टाइम पे नए 3 स्टेट्स और बनाए गए, जिसका जो थे उत्तरांचल, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये बनाए गए थे। उसके बाद है एक जो नया स्टेट, इसमें बोला ना मैंने, एक तो अपने जो है उनमें से तोड़ के भी बना सकते हैं नए स्टेट्स, और आप नए ऐड भी कर सकते हैं। तो जो नए ऐड किए गए थे हमारे, या नया जो स्टेट किया गया था हमारे इंडियन यूनियन में ऐड, वो था सिक्किम, जो कि 1975, जो 7 सिस्टर्स है ना उनमें से एक है ना सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट जो है आपका जो स्टेट्स हैं हमारे, उसमें आता है। तो 1975 में इसको किया था। उसके बाद है टिल देन, तो इनटू द सम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर येट नॉट रेडी बाय द टाइम टू कॉन्स्टिट्यूशन वुड कम इनटू फोर्स टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। और इस टाइम पे अगर आप तब तक अगर आप बात करोगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स भी थे जो इंडिया का पार्ट बनने से मना कर रहे थे, जो कि पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे। तो लेकिन द निज़ाम स्टेट ऑफ हैदराबाद इज़ वन सच एग्जाम्पल एंड बिसाइड्स देयर वर फ्रेंच। तो उसमें से एक एग्जाम्पल है आपकी, ये जो निज़ाम जो है आपका स्टेट था हैदराबाद का। तो उसके बाद उसकी आप अगर 12th में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया तो आपने पढ़ा होगा, जो पार्ट 2 जो बुक थी उसमें, तो क्या हुआ था, किस तरीके से फिर आर्मी को भेजा गया था, कि मतलब लोग वहाँ पे तंग आ गए थे हैदराबाद में निज़ाम के रूल से। तो फिर कैसे वो कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो निज़ाम ने उनको मतलब उन पे आर्मी को भेजा मारने के लिए। फिर इंडिया ने अपने आर्मी को भेजा, और उसके बाद फिर निज़ाम को जो है शायद गिरफ्तार आई थिंक किया। तो उसके साथ बात करके फिर वो अपने अंदर मतलब फिर हैदराबाद भी इंडिया का फिर अच्छे तरीके से पार्ट बन गया। एंड बिसाइड्स देयर वर फ्रेंच, इसके साथ साथ फ्रेंच और पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ भी थी। मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे आपके फ्रांस भी आया था ना, फ्रेंच। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़े हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो आपने पढ़ा होगा कैसे फ्रेंच भी आता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, पोर्टुगीज़ आते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, कैसे फिर वो यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो उस टाइम पे जो पौंडीचेरी जो था, जो मतलब फ्रेंच के जो लोग थे वो पौंडीचेरी में रहते थे, और जो गोवा था वो गोवा में थे पोर्टुगीज़ जो रहते थे। तो उसके बाद इसको भी इंडिया ने अपने इसमें इसका पार्ट बना लिया। ऑन August 5, अब अगर रिसेंटली बात करेंगे, August 5 2019 में क्या होता है, जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और 2 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपका, ये अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि आपने देखा है खुद। तो उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। हाँ, अब जो JNK है ना, इसमें क्या है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रखी है, और जो लद्दाख है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी समराइज्ड एज राइट टू इक्वालिटी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपको ये और अच्छे से समझने हैं, आप मेरा जो मैंने इस पर जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर उस पर अच्छे से मैंने वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हो, वहाँ पे समझ सकते हो इसको अच्छे से। तो द राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इज हैंस नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। तो इससे पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको जो है उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसको फिर फंडामेंटल राइट नहीं रखा, उसको एक लीगल राइट बना दिया। ठीक है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कब उसको बदला गया, उसको 44th बार जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव किया गया उसके साथ, तो जो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया डाला जाता है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके थ्रू जो है उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसके बाद है आपका द लार्ज in the large interest of the country the property belonging to any person can be acquired by। तो पहले क्या था कि आप किसी भी इंसान की अगर आपको प्रॉपर्टी वो नहीं देना चाहता है तो आप नहीं ले सकते थे। बट इसमें क्या हो गया कि अगर कहीं पे आपको रोड बनानी है, कुछ बनानी है, तो आपको मतलब पब्लिक के अच्छे के लिए है ना, तो आपको उस टाइम पे दूसरे बंदे को कंपनसेशन दे के, अगर वो बंदा है दूसरे को, आप वो प्रॉपर्टी अगर आप उसकी खरीदना चाहते हो, जो जगह है उसकी ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो आप उसको कंपनसेशन करके आप वो कर सकते हो। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है,
लोगों के भले के लिए। तो अब ये इससे हो गया है। उसके बाद द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन, जो फंडामेंटल राइट्स किस में है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, ये याद रखना, पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, और उनका जो प्रोटेक्टर है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, और उनको कौन गारंटी जो उनकी रखता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स कटेल नहीं होंगे, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, तो जो आप ये बोल सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स है जस्टिशिएबल है, मतलब कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो कंप्लेंट करने। Indeed, some of the fundamental rights, it might be noted, are applicable only to citizen of the country and not to foreigners. लेकिन ये भी आपको याद रखना है, कुछ ऐसे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और फॉरेनर्स जो बाकी कंट्रीज से आए हैं उनको नहीं मिलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 20, 21 और 22 है, ये सबको मिलेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल 20, 21 और 22, ये रखो आप 20, 21, 22, ठीक है। ये आपके इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है एट द सेम टाइम, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोनों को नहीं मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो बी बोर्न इन माइंड दैट व्हाट इज़ एप्लीकेबल इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट। इसके साथ ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आपका हक है तो आपको मिलेंगे। बहुत बार अगर स्टेट को लगता है कि आप पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए तो वो लगा सकते हैं। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी जिन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन एमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अब जो फंडामेंटल राइट्स है ये कब आप सस्पेंड कर सकते हो? सिर्फ एमरजेंसी के दौरान, अगर कभी लगता है कंट्री में इकॉनमी के रिलेटेड कुछ एमरजेंसी है या कोई जंग छिड़ गई या कुछ हो गया, उस टाइम पे आप फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकता है हमारा स्टेट, सस्पेंड कर सकता है। बाकी और किसी टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 है ना, एमरजेंसी के टाइम पे भी आपसे स्टेट नहीं छीन सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड थ्रू आर्टिकल 359 1 क्लॉज ए इट वॉज स्टेटेड दैट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें आर्टिकल 359 1 क्लॉज ए को में ये बोला गया कि अगर कभी मतलब इमरजेंसी भी लगी हुई होगी, उस टाइम पे भी आप आर्टिकल 20 और 21 अपने बंदे से नहीं छीन सकते हो, या कोई भी इंसान जो उससे आप नहीं छीन सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे पहला जो फंडामेंटल राइट है, ये ना मतलब जो अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे, पहले तो ये आता है एक राइट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, बट इन्होंने पहले राइट टू फ्रीडम 19 से स्टार्ट किया है। तो राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंश्योर्स द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल्स 19 to 22। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हमें राइट टू फ्रीडम किन आर्टिकल्स में देता है? 19 से लेके 22 तक, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, ये हमें बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगी, आप जिस तरीके से अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। राइट टू पीसफुल असेंबली मिलेगी, आप अगर पीसफुली कहीं पे असेंबल होना चाहते हो, जमा होना चाहते हो सकते हो। आप एसोसिएशंस बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो। आप कहीं राइट टू विजिट एंड रिजाइड इन एनी, तो आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री के हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में घूमने जा सकते हो। अगर आप कहीं रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। आप कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। दीज राइट्स टू आर, लेकिन ये जो राइट्स हैं इन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो वो आप पे लगाई जा सकती हैं। तो अंडर क्लॉज 2 to 6 ऑफ आर्टिकल 19। तो ये है आपका जो 2 to 6 है ना, आर्टिकल 19 जो है, अगर आप आर्टिकल 19 को अच्छे से देखोगे, उसमें जो क्लॉज वाइज फिर होता है ना कि क्लॉज 1 क्लॉज 2, तो 2 से लेके जो 6 तक जो पार्ट्स है, उसमें आप देखोगे कुछ ऐसे, जैसे अगर आप कहीं जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे उनको उनके जो उनका जो रहन सहन का तरीका है, उसके साथ आप उनको ये नहीं कर सकते हो। अगर उनको लगता है कि कोई बाहर का इधर नहीं रह सकता है, तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। फिर आर्टिकल 20 गारंटीज नो पर्सन शैल बी पनिश ऑन द बेसिस ऑफ लॉज दैट आर इनेक्टेड आफ्टर क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो इसके बाद है आपका आर्टिकल 20 हमें ये बोलता है कि कोई भी बंदा जो है उसको आप जो क्राइम उसने कर दिया है, तो उसको
अब उसने जिस टाइम पे वो क्राइम किया है तो जो उस टाइम पे जो लॉ था ना उसी के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। देखो आज आपने कोई गुनाह किया है, मतलब आप अल्लाह ना करे आप ऐसा करो, मतलब कोई गुनाह किया है, ठीक है, तो अब आपको पुलिस पकड़ के ले, आज आपने गुनाह किया, ठीक है, आपको पुलिस ने पकड़ के ले लिया, जेल में रखा। अब दूसरे दिन क्या होता है, उसी गुनाह पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ये चल रहा होता है पंगा, तो एक नई सज़ा बोल दिया जाता है कि पहले अगर उसके लिए 2 ही साल की सज़ा थी, अब बोला जाता है कि जो एक गुनाह है जो आपने किया है उसके लिए 4 साल की सज़ा है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि वो जो 4 साल की, अब पहले तो 2 ही साल की थी, जो 4 की है वो आप पे भी लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपने वो गुनाह किया उस गुनाह की सज़ा कितनी थी, सिर्फ 2 साल, तो वो पास्ट में हो गया ना, तो अब जो है इसकी 4 साल बोली है, तो आप पे वो 4 साल वाली नहीं लगेगी, क्योंकि आपने जो गुनाह है वो पास्ट में किया है, तो आप पे उस टाइम पे जो गुनाह जब आपने किया उस टाइम पे उसकी जो सज़ा थी आपको वही मिलेगी, ठीक है। तो ये है, आपको इसका यही समझो आप। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तो इसमें आपको दूसरा ये क्लॉज ये भी आपको बोलता है आर्टिकल 20 की आपको किसी भी सज़ा, कोई आपने गुनाह जो किया उसको अगर आपने गुनाह किया आपको जेल में ले गए, आपको अब आपने अपनी सज़ा पूरी की, आप आ गए, तो ऐसा नहीं कि दोबारा आपको फिर से पकड़ के लिया जाएगा और दोबारा सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक गुनाह की एक बार ही सज़ा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, यानी डबल जियोपार्डी। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रायल अगेंस्ट वन सेल्फ, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और आपको कोई आपसे आपके खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकता है। पिक्चर्स में तो आपने बहुत देखा होगा कि जो पुरानी पिक्चर्स थी उसमें वो पुलिस वाले मारते थे फिर कहते थे, ऐसा अब नहीं हो सकता है। आपको कोई भी आपके खिलाफ आपसे ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 21 एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। उसके बाद आर्टिकल 21 जो है वो आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है, जितनी आज़ादी आपको पर्सनल लाइफ वगैरह में मिलनी चाहिए वो आपको इसके थ्रू मिलती है। द स्टेट डज़ नॉट हैव द राइट टू टेक अवे द लाइफ। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको आए और आपको मार दे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तभी ऐसा कर सकता है जब उसको कानून अलाउ करेगा। ऐसा है कि अगर आपने 2 लोगों को मारा है, एक लोग इंसान को मारा है, तो अगर उसकी फांसी की सज़ा है तभी वो मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको उठा के ले जाएंगे और आपको ये जान से मरवा देंगे, आपको फांसी पे चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 है। तो आपकी तभी स्टेट जान ले सकता है जब उसको वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा, कानूनी कोई सज़ा, अगर आपने कोई गुनाह किया होगा और उसकी सज़ा वो होगी, देन आपको मिल सकती है, आपकी तभी ज़िंदगी छीनी जा सकती है। आर्टिकल 22 प्रोहिबिट्स डिटेंशन ऑफ पर्सन्स विदाउट ट्रायल। तो आर्टिकल 22 जो है वो आपको ये देता है कि आपको बिना इन्फॉर्मेशन दिए, मतलब बिना आपको, पहले क्या होता है कभी भी आपको कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर, मतलब पहले आपको बताया जाता है कि आपको किसी बेसिस पे ये पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, फिर आपको 24 घंटे के अंदर जो नज़दीकी मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास लिया जाता है, फिर वो देखते हैं कि क्या गुनाह है क्या नहीं है, फिर उसके बाद वो आपको उसके बेसिस पे बोलते हैं क्या इसको लेना है अंदर कि नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसे ही ले जाएंगे, तो ये वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, उसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे अगले कुछ ईयर्स में, तो ये आप रखो यहाँ पे याद कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अप टू 3 months एंड इन सम केसेस बियॉन्ड दैट इज परमिटेड। लेकिन यहाँ पे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा वो आपको बिना, मतलब प्रिवेंटिव हो गया कि कोई अगर स्टेट को लगता है कि आप आगे जाके कोई गुनाह करने वाले हो या स्टेट को आप पे शक है, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो या कुछ और हो, तो अगर स्टेट को लगता है कि आप वो करने वाले हो, शक है, तो उसके बेसिस पे, क्योंकि स्टेट को बचाना है आपको चीज़ करने से, तो मतलब वो सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन स्टेट अपनी तरफ से कोशिश क्या करना चाहता है कि आपको उस चीज़ से मतलब ये करे, मतलब आपको ये मतलब वो गुनाह ना करने दे, या गुनाह नहीं मतलब वो चीज़ ना करने दे, उसको करने से पहले ही आपको अरेस्ट किया जाता है बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए, मतलब पहले सीधे ही अरेस्ट कर लिया और आपको बिना किसी आपकी ये नहीं हो सकती, ट्रायल वगैरह भी नहीं होगी, और आपको लगभग 3 महीने आपको बंद कर सकते हो, और बहुत बार उससे आगे भी अगर वो लगता है कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल कुछ क्राइम करने वाले हो, क्रिमिनल से कोई रिश्ता है, तो आपको कर सकते हैं बंद। तो ये है आपका। उसके बाद है आपका राइट टू इक्वालिटी।
आर्टिकल 14 गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो अगर आर्टिकल 14 की हम बात करेंगे वो क्या बोलता है आपका, तो ये आपको राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, मतलब कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, ठीक है। तो कानून सबके लिए बराबर होगा, किसी को कानून, अगर आप अमीर हो ये नहीं क्या कानून आपके साथ ज़्यादा ये करेगा, अच्छे से रहेगा या कुछ, तो कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे। तो ये है, इन द अदर वर्ड्स दिस आर्टिकल एंश्योर्स दैट ऑल पर्सन्स कैन बी ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड एवरी पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस एंड नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एप्लीकेशन ऑफ लॉज नॉर कैन एनी पर्सन क्लेम स्पेशल प्रिविलेजेस एंड फेवरेटिज्म। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि, तो इस जो ये वाला आर्टिकल है आपका, इसका यही काम है कि हर कोई इंसान जो है उसको बराबर मौका मिले कि वो ये मतलब अपने आप को प्रूव कर सके, वो जो भी बोलना चाहता है कानून उसको अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, कुछ भी हो, तो वो कोर्ट के पास जा पाए और अपना जो है जस्टिस मांग सके, ठीक है। तो और कोई भी कानून उस मतलब ऐसा हो कि कोई भी उसके साथ भेदभाव ना करे, ठीक है। तो ये है आपका। तो आर्टिकल 15 की अगर हम बात करेंगे, तो जो आर्टिकल 15 है गारंटीज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जो आर्टिकल 15 है ये आपको प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई आपके साथ ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो आपका मजहब है, आप चाहे गोरे हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो, उसके बेसिस पे, चाहे आपकी जो भी ज़ात है, कास्ट है, सेक्स आपका, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, आप LGBTQ से अगर बिलोंग करते हो, आपका कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ है, इसकी बेसिस पे आपके साथ ये जो ग्राउंड्स है, ओनली इन ग्राउंड्स के बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव ना करे, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू दस द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इन सारी चीज़ों के ना करे। However, it also states clearly that the state can make special provisions for the upliftment of certain categories of people like socially and culturally backward classes and scheduled caste and scheduled tribes। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोलता है कि जो स्टेट है कहीं पे मतलब कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ कैटेगरीज के लिए जो लोग हैं, लोगों की है, उनके लिए बना सकते हैं। जैसे आपकी शेड्यूल कास्ट हो गए, जो जैसे कि ऐसे इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया की अगर बात करोगे, यहाँ पे पहले से मतलब हमारे मतलब बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया। वर्ना सिस्टम होता है जिसमें ये होता था, सबसे ऊपर ये होता था आपका ब्राह्मण, देन क्षत्रिय आता था, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र आते थे। जो शूद्र थे उसके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और उनको एजुकेशन वगैरह नहीं दी जाती थी। तो उसी में आपके शेड्यूल कास्ट वगैरह आ जाती है। कुछ ऐसी ज़ात होती थी या जाति होती जिनके साथ उनकी जात की बेसिस पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनको पानी नहीं दिया जाता था, पानी उनका नहीं, जूठा नहीं पिया जाता था, उनको देखने से लोग मना करते थे। तो इस टाइप का तो ये सारा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। उसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब हो गई जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मतलब एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको दूर से मतलब आना पड़ता है, तो वो सारा इसमें आ जाता है। और मतलब आप देखोगे उनके ज़्यादा पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। तो और बाकी जो OBCs वगैरह है, बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस वगैरह, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो इसमें से आपकी एक एग्जांपल है रिजर्वेशन, जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो दी जाती है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, उसमें जो दी जाती है आपकी, इनको जो डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनको जो दी जाती है। तो ये है आपका। उसके बाद है आर्टिकल 16 जो है आपका, जो है प्रोवाइड्स फॉर राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो आर्टिकल 16 है ये बोलता है कि आपको जो है एम्प्लॉयमेंट में पूरी और अपॉर्चुनिटी में आपको पूरी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आप काम करना चाहते हो वो करने के लिए आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, आपको इक्वालिटी मिलेगी, वो आप कर पाओ, ठीक है। आपको ये है यहाँ पे मतलब ये कर सकते हो आप, इक्वालिटी दी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है कंटिन्यूइंग विद इट्स डिज़ायर टू एंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबॉलिश्ड अनटचेबल हुज प्रैक्टिस इज अ क्राइम। तो उसके साथ साथ आपका आर्टिकल जो है उसके बाद आपका है 17, वो आपको अनटचेबिलिटी करने से रोकता है। यानी जो मैंने बोला, जो छुआछूत कर देते, मतलब कि अगर आपने इसको टच कर दिया तो आप गंदे हो जाओगे, नापाक हो जाओगे, जो कि होता था बहुत लोगों के साथ, अभी भी होता होगा बहुत सारी जगहों पे। तो वो अब गुनाह हो गया है, तो अगर कोई करता हुआ देखा जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद आर्टिकल जो 18 है वो आपको टाइटल्स वगैरह को अबॉलिश करता है, कि जैसे कि बंदा बहादुर, ये वैसे जो टाइटल्स दिए जाते थे ना, वो आप नहीं दे सकते हो। अब है कि एक है इसमें एक्सेप्शन कि आप मिलिट्री में जो दिए जाते हैं जनरल या बाकी, और जो एजुकेशन में दिए जाते हैं तो वो आप कर सकते हो, वो ले सकते हो। जैसे PhD अगर किया तो फिर डॉक्टर आपको लग सकता है, तो इस तरीके से वो कर सकते हो। लेकिन बाकी बेसिस पे आपको कोई नहीं दे सकता है टाइटल्स वगैरह। तो ये हो गया।